Hello everyone. So this is the continuation of the previous video in which I have discussed the MCQ from IPC and CRPC. Now I will discuss MCQs, objective type questions, multiple choice questions from Evidence Act. So this is from the question number 40 onwards. Let's discuss. So first question is question number 40, which says the question is whether A was ravished and thereafter murdered. The fact that without making a complete complaint, she said that she had been ravished. यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि ए एक लड़की है जो कि रैविस्ड हुई है और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया है और फैक्ट ये है कि उसने कंप्लेंट नहीं की है और बिना कंप्लेंट किए उसने ऐसा कहा है। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है इज़ रेलिवेंट एज अ कंडक्ट, ऑप्शन बी इज़ रेलिवेंट एज अ सब्सटैंटिव एविडेंस, option C is relevant as a secondary evidence, and option D is may be relevant under section 32 subsection 1 or section number 157 of Indian Evidence Act. तो क्योंकि उसका जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है विच इज़ कंप्लेंट वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए सेक्शन नंबर 8 में कंडक्ट नहीं माना जाएगा। तो अगर हम इलिस्ट्रेशन देखें सेक्शन नंबर 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, लेट मी शो यू। सो वहाँ पे ये इलिस्ट्रेशन कवर है और वो कहता है द क्वेश्चन इज क्वेश्चन, जब आप देखेंगे इलिस्ट्रेशन जे ये बोलता है द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रेविस्ड, द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर अलेज्ड रेप she made a complaint relating to that crime, the circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant. The fact that without making a complaint she said that she had been ravished is not relevant as conduct under this section, though it may be relevant as dying declaration under section 32 clause 1 or as a corroborative evidence under 157. मतलब अगर उसने कंप्लेंट नहीं की है तो उसे यूज़ किया जा सकता है डाइंग डिक्लेरेशन के जैसे अंडर सेक्शन 32 एंड एज अ corroborative एविडेंस अंडर सेक्शन 57, बट उसे आप एज ए कंडक्ट सेक्शन 8 में नहीं कंसिडर कर सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, विच इज़ मे बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 32(1) और 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 41। ये बोलता है अ रेलिवेंट कन्फेशन विल बिकम इरेलीवेंट व्हेन। एक कन्फेशन जो कि रेलिवेंट थी वो इरेलीवेंट कब हो जाती है? ऑप्शन ए मेड टू अ पुलिस ऑफिसर, ऑप्शन बी मेड अंडर अ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, ऑप्शन सी व्हेन द अक्यूज्ड वाज ड्रंक, ऑप्शन डी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड ऑन द अक्यूज्ड। तो कोई भी कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर को दी जाती है तो वो इरेलीवेंट मानी जाती है और इसका प्रोविज़न आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कहता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं, ये बोलता है एडमिशंस आर, ऑप्शन ए कंक्लूसिव प्रूफ, ऑप्शन बी मे ऑपरेट एज एस्टोपल्स, ऑप्शन सी ऑलवेज इरेलीवेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आप जब सेक्शन नंबर 31 देखेंगे तो वो कहता है एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे एस्टॉप। ये रहा सेक्शन नंबर 31, ये कहता है एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे एस्टॉप। एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर्स एडमिटेड। अगर कोई मैटर को एडमिट किया गया है तो उसका जो एडमिशन है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बट वो एस्टॉपल की जैसे ऑपरेट कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर होगा कि एडमिशन में ऑपरेट एज एस्टॉपल, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ये बोलता है ए अग्रीज इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स टू बी फॉर ₹1000 और ₹1500 टू शो विच प्राइस वॉज टू बी गिवन। ओरल एविडेंस कैन बी गिवन, एंटीसीडेंट्स ऑफ द पार्टीज आर टू बी सीन, ओरल एविडेंस कैन नॉट बी गिवन एंड नन ऑफ द अबव। तो ये जो है यहाँ पे बोला जा रहा है ए जो है वो राइटिंग में अग्री करता है बी से कि वो अपना जो हॉर्स है उसे
सेल करेगा या तो 1000 रुपये में या 1500 रुपये में। अब कितने रुपए में वो सेल कर रहा है उस प्राइस को शो करने के लिए क्या ओरल एविडेंस दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। तो आप सेक्शन नंबर 93 देखेंगे तो सेक्शन नंबर 93 जो आपको कंटिन्यूएशन ऑफ सेक्शन नंबर 91 92 पढ़ना होता है वो कहता है, उसका इलिस्ट्रेशन कहता है, पहले हम मार्जिनल हेडिंग सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 93 ये कहता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ and when it applies accurately to existing facts, evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such facts। तो अगर जो डॉक्यूमेंट है वो राइटिंग में था तो उसका ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता। तो I think I have read section number 94 to you. I'm so sorry. Let's read section number 93. No matter, like there is no problem. अगर हमने कुछ ज़्यादा पढ़ लिया है तो there is no issue. So let's go back to section number 93 which says exclusion of evidence to explain or amend ambiguous document when a language used in a document is on its face ambiguous or defective, evidence may not be given of fact which would show its meaning or supply its defect। तो एविडेंस नहीं दिया जा सकता, एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो विच प्राइस वॉज टू बी गिवन। तो क्योंकि ये कंटिन्यूएशन ऑफ सेक्शन 90 एंड 91 पढ़ा जाता है तो वहाँ पे अगर हम पूरा पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर कोई राइटिंग में अग्रीमेंट बनाया जाता है तो उसका ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता। उसके साथ साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई अगर एम्बिग्यूअस डॉक्यूमेंट है तो उस डिफेक्ट को क्योर करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ओरल एविडेंस कैन नॉट बी गिवन विच वुड बी ऑप्शन नंबर सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है ए इज चार्ज्ड विद ट्रैवलिंग ऑन अ रेलवे टिकट रेलवेज विदाउट अ टिकट, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ए हैड अ टिकट इज ऑन। ए जो है उस पर चार्जेस लगे हैं कि वो रेलवेज में ट्रैवल कर रहा था बिना टिकट के। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा कि ए जो है उसके पास टिकट थी, टिकट चेकर पे होगा, रेलवेज पे होगा, ए पे होगा या प्रोसिक्यूशन पे होगा। तो यहाँ पे ए पे होगा और ये कवर होगा सेक्शन नंबर 106 से। ये भी इलस्ट्रेशन है सेक्शन नंबर 106 का। सेक्शन नंबर 106 कहता है burden of proving fact specially within knowledge when any fact is specially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him। तो जिस भी व्यक्ति को के पास उस पर्टिकुलर फैक्ट का स्पेशल नॉलेज होता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है उस फैक्ट को प्रूव करने का। तो यहाँ पे क्योंकि ए के पास स्पेशल नॉलेज है कि उसके पास टिकट है या नहीं है, इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ ए पे होगा। तो आंसर जो होगा वो होगा इसका सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। आई होप आपको दिख रहा है। ओके, सो इट इज़ व्हाट इज प्रोविजन अबाउट एन अकम्पलिश, ही इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस, हिज एविडेंस इज इररेलेवेंट, his evidence should be believed blindly, his evidence is relevant under section 114 and 133 of एविडेंस एक्ट। तो जो अकम्पलिश है उसकी टेस्टिमनी को समझने के लिए हमें सेक्शन नंबर 133 एंड सेक्शन नंबर 114 का इलस्ट्रेशन भी को पढ़ना होता है, जिसमें कि सेक्शन नंबर 133 कहता है अकम्पलिश, an accomplice shall be competent witness against an accused person and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice। और इसके साथ साथ accomplice से सेक्शन नंबर 114 जो कि प्रिजम्पशन की बात करता है वो भी उसका इलस्ट्रेशन भी बात करता है, जो कहता है that an accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars। तो इस पर्टिकुलर
एक्चुअली ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको इस पे मैं ट्राई करूँगी कि टेस्टिमनी ऑफ अकम्पलिश पे एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँ। यहाँ अभी के लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बता देती हूँ कि इसका आंसर डी होगा, क्योंकि अकम्पलिश के लिए प्रोविजंस जो हैं वो 114 और 133 में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What number of witnesses will be required for the proof of any fact? तो किसी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए कितने नंबर ऑफ विटनेसेस की ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए नो पर्टिकुलर नंबर, ऑप्शन बी एटलीस्ट वन आई विटनेस, ऑप्शन सी टू विटनेसेस विद रिगार्ड टू डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी वन पार्टी एंड वन विटनेस। तो सेक्शन नंबर 134 जो है वो ये कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट का कि किसी भी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस की ज़रूरत नहीं होती है। नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो बात करता है नो पर्टिकुलर नंबर की। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 47। ये बोलता है लीडिंग क्वेश्चन, ऑप्शन ए मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ, एक्सक्यूज मी, may be asked in cross examination, may be asked in re-examination and cannot be asked in any circumstances। तो जब हम सेक्शन नंबर 143 पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है कि जो लीडिंग क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछे जा सकते। कंफर्मेशन के लिए हम पढ़ लेते हैं। लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। ओके, सो शायद मैंने आपसे बोला कि लीडिंग क्वेश्चंस जो हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते, बट आंसर दैट कैन नॉट बी दैट। इसका आंसर होगा कि एज पर सेक्शन 143 लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। ओके, सो लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन but they cannot be asked in chief examination. So सेक्शन 141 जो है वो लीडिंग क्वेश्चंस को डिफाइन करता है। सेक्शन 142 कहता है व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, और 143 कहता है व्हेन दे मे बी आस्क्ड। तो जो सेक्शन 142 है जो ये कहता है कि कब लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, उसमें यह है कि एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। और 143 जो सेक्शन है वो कहता है कि लीडिंग क्वेश्चन को क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कब पूछा जा सकता है, तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा एज पर सेक्शन 143। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट द मेन पर्पस, सॉरी, विच इज नॉट द मेन प्रिंसिपल that underlines the law of evidence. So please spare me in this video. I know I'm not reading very well because I have taken some medication because of which I'm feeling kind of sleepy today. But what I decided is to cover up this portion of video like within the time limit. So there are like only 5 minutes ka video left. So I'm trying to cover it, complete it up. So spare me for this. Probably I'll make more mistakes because now I'm not feeling like right. I'm unable to focus on the like whatever is written here. But there are only 3 questions left, so I will try to finish them. Okay, so question number 48 कहता है which is not the main principle that underlines the law of evidence। कौन सा ऐसा मेन प्रिंसिपल है जो जो अंडरलाइन करता है लॉ ऑफ एविडेंस को? कौन सा ऐसा मेन प्रिंसिपल नहीं है जो लॉ ऑफ एविडेंस को अंडरलाइन करता है? एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू मैटर एंड इशू, ये तो सही है। हेयर से एविडेंस मस्ट नॉट बी गिवन, ये भी सही है। हियर से एविडेंस मस्ट बी गिवन, नो, सी जो ऑप्शन है वो अंडरलाइन नहीं करता है, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 49। ये बात करता है अ विटनेस वॉज आस्क्ड वेदर ही वॉज नॉट डिसमिस्ड फ्रॉम अ पोस्ट फॉर dishonesty, he denies it. The evidence is offered to show that he was dismissed for
डिसऑनेस्टी। विटनेस से पूछा गया कि क्या आपको डिसऑनेस्टी की वजह से डिसमिस किया गया था, उसने मना कर दिया कि नहीं, मेरे को डिसऑनेस्टी की वजह से डिसमिस नहीं किया गया था। अब एविडेंस ऑफर किए गए जो ये दिखाते थे कि उसको डिसमिस किया गया था डिसऑनेस्टी की वजह से ही। अब ऑप्शंस हैं, द एविडेंस इज एडमिसिबल इफ इट कम्स फ्रॉम प्लेंटिव साइड, द evidence is admissible if it comes from defendant side, the evidence is admissible, the evidence is inadmissible। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 153। ये बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट answers to question testing veracity। तो when a witness has been asked and has answered any question which is relevant to the inquiry only if so far as it tends to shake his credit by injuring the credit, no evidence shall be given to contradict him, but if the false answers falsely, he may afterwards be charged with giving false evidence। If a witness is asked whether he has been previously convicted of a crime and he denies it, evidence may be given for his previous conviction। If a witness is asked any question tending to impeach his impartiality and answers it to deny the fact suggested, he may be contradicted। और यहाँ पे illustration ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन अगेन। अब ये क्वेश्चन क्या कहता था? ये कहता था कि द एविडेंस इज एडमिसिबल इफ इट कम्स फ्रॉम द प्लेंटिव, द एविडेंस इज एडमिसिबल इफ इट कम्स फ्रॉम द डिफेंडेंट साइड, द एविडेंस इज एडमिसिबल, द एविडेंस इज इनएडमिसिबल। The evidences are inadmissible. Answer will be. The one more question is left. Actually, my mind is really not working at this point. Question number 50, but I have to cover it because tomorrow I have to record another video and then all this setup I have to do again. So question number 50 says, when a party refuses to produce a document which he had noticed to produce, he cannot use the document as evidence without the consent of the opposite party or the order of the court. Objections of opposite party is worthless, order of court not necessity, और document will be deemed to be admitted document। पूछ रहा है कि जब कोई पार्टी है उसने रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, ओके, अगर किसी पार्टी को बोला गया कि तुम डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, ठीक है, और उसको नोटिस भी मिल गया, उसके बाद भी वो प्रोड्यूस नहीं करता है, तो उस केस में क्या होगा? क्या वो he cannot use the document as evidence without the consent of opposite party of the order of the court? Objection of opposite party is worthless, order of court not necessary, document will be deemed to be admitted। इसका जो प्रोविज़न है ये हमें देखने को मिलेगा। लेट मी फाइंड आउट द प्रोविज़न 164 में। 164 और 164 using as evidence of document production of which was refused on notice। When a party refuses to produce a document which he has had notice to produce, he cannot afterwards use the document as evidence without the consent of the
other party or the order of the court. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेक्शन क्वेश्चन नंबर 50 में हमें पढ़ना होगा सेक्शन नंबर 164 और उस अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, जो बोलता है ही कैन नॉट यूज द डॉक्यूमेंट्स एज एविडेंस विदाउट द कंसेंट ऑफ द अपोजिट पार्टी और द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, है ना, यही होगा। क्योंकि फिर से हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा था कि व्हेन अ पार्टी रिफ्यूजेस टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट विच ही हैड नोटिस टू प्रोड्यूस, ठीक है, उसके पास नोटिस है प्रोड्यूस करने का लेकिन तब भी वो रिफ्यूज़ कर रहा है, तो उस केस में क्या किया जाएगा? तो ही कैन नॉट यूज़ द डॉक्यूमेंट्स, तो वो खुद ही यूज़ नहीं कर पाएगा एज ए एविडेंस विदाउट द कंसेंट ऑफ अपोजिट पार्टी। और ये आपको देखने को मिल जाएगा सेक्शन नंबर 164, वो यही बात करता है कि यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ विच वॉज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस। So when the party refuses to produce a document which has had notice to produce, he cannot afterwards use the document as evidence without the consent of the other party to the court। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। तो हमने सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए इंडियन एविडेंस एक्ट के। और आज थोड़े से ब्लंडर्स हुए हैं मेरे पढ़ाते वक्त, बिकॉज मैंने अभी एक हाई लेवल पिल ली है, सो आई एम फीलिंग लिटिल लाइक dizzy and sleepy, and my half of my mind is only working. Anyways, all the best for you all, and keep watching my videos. And if you think that I'm putting my efforts, like giving you some kind of knowledge, then appreciate it by just clicking the like button, sharing my videos, and telling them that they are the worth videos, and to subscribe to my channel। एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करो यार, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो तो फिर लगता है कि नहीं और वीडियोस बनाना चाहिए, क्योंकि इजी नहीं होता ये वीडियो बनाना। अगर आपको लगता होगा तो पहले आपको पढ़ना होता है, फिर आप उस पर सेक्शंस अटैच्ड करते हो कि हाँ यहाँ से यहाँ सेक्शंस होंगे, क्योंकि क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना ईजी होता है, जब उसकी क्वेश्चन तक पहुँचते हो तो आप थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो वो आप करते हो। फिर देन आप रिकॉर्ड करते हो, देन रिकॉर्ड करके आप उसको अपलोड करते हो, देन उसकी आप थम आई थिंक थम लाइन बोलते हैं उसको, थंबनेल बोलते हैं, थंबनेल बनाते हो, और फिर देन थंबनेल का डिस्क्रिप्शन लिखते हो, एंड देन आप अपलोड करते हो फाइनली। And as you all know that my channel is not monetized yet, so I'm not getting even a single rupee doing this. So but I really want to teach and help, so I'm doing it. So anyways, कोई और suggestions हैं तो बताइएगा। धन्यवाद।